नमस्कार, पुस्तकालय क्या है? उसकी उपयोगिता बताइए। सामान्य शब्दों में पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ पुस्तकें रखी जाती हैं। ये पुस्तकें विभिन्न विषयों से संबंधित होती है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार पुस्तकालय नवीन पुनर्गठित विद्यालय के बौद्धिक एवं साहित्यिक जीवन का केंद्र है और समस्त विषयों की शिक्षा के लिए इसका वही स्थान है जो विज्ञान के अध्ययन के लिए प्रयोगशाला और बौद्धिक अध्ययन के लिए वर्कशॉप का है। पुस्तकालय की उपयोगिता असंदिग्ध है। यह आत्मशिक्षा का बहुत बड़ा साधन है। यह बालक की सतत विकास शिक्षा का स्रोत है। साथ ही यह सामाजिक संपर्क का साधन भी है। पुस्तकालय बालक में स्वाध्याय की आदत विकसित करता है। हिंदी अध्यापक के गुण एवं कर्तव्य बताइए। हिंदी भाषा अध्यापक में निम्नलिखित गुण एवं कर्तव्य अपेक्षित है। सामान्य गुण: प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व, मानसिक योग्यता, नैतिक बल, शैक्षिक योग्यता एवं उपाधि प्रशिक्षण। विशेष गुण: हिंदी भाषा का ज्ञान, हिंदी साहित्य का ज्ञान, साहित्यिक अभिरुचि, हिंदी के प्रति गौरव एवं अपने दायित्व की भावना, भाषा शिक्षण विधि का ज्ञान, विधियों का ज्ञान। हिंदी के शिक्षण का कर्तव्य है कि हिंदी शिक्षक का कर्तव्य है कि कक्षा शिक्षण की पूर्व तैयारी अच्छी प्रकार से करे, उत्साह, लगन और रुचि से पढ़ाए और बालकों में हिंदी के प्रति रुचि और अनुराग उत्पन्न करें। व्याकरण शिक्षण के महत्व पर प्रकाश डालिए। व्याकरण शिक्षण भाषा शिक्षण के लिए अत्यंत उपयोगी, क्योंकि व्याकरण शिक्षण के द्वारा ही बालक भाषा के प्रयोग में शुद्धता और स्पष्टता लाना सीखता है। व्याकरण भाषा के मानक रूप को बनाए रखने का आवश्यक साधन है। यह भाषा का नियामक नहीं है, इसका कार्य केवल अनुशासन है, ताकि भाषा के प्रयोग में स्वेच्छाचारिता न आने पाए। वस्तुतः व्याकरण शिक्षण का महत्व इतना ही है कि उसके द्वारा बालक शुद्ध तथा परिष्कृत भाषा व्यवहार सीखकर अपनी भाषा को संस्कारित करता है और अभीष्ट प्रभावोत्पादक ढंग से उसका प्रयोग करने में सक्षम हो जाता है। पद शिक्षण का महत्व बताइए। हिंदी पद शिक्षण का महत्व निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। पद शिक्षण मनुष्य के मानसिक, सामाजिक एवं व्यवहारिक विकास में सहायक होता है। पद शिक्षण के माध्यम से मनुष्य की स्वाभाविक आत्म-अभिव्यक्ति का विकास होता है। पद शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों में वाचार्थ के साथ साथ लक्ष्यार्थ एवं व्यंग्यार्थ को समझने की योग्यता विकसित होती है। पद शिक्षण छात्रों में साहित्यिक रसास्वादन की रुचि एवं सौंदर्यबुद्धि जागृत करता है। दृश्य श्रव्य सहायक साधन क्या है, उनका महत्व बताइए। दृश्य श्रव्य सहायक साधन वे साधन होते हैं जो दृश्य श्रव्य इंद्रियों के उपयोग द्वारा विद्यार्थी और अध्यापक दोनों को शिक्षण अधिगम कार्य में पर्याप्त सहयोग प्रदान करते हैं। इनका महत्व निम्नवत है। ये साधन हिंदी भाषा शिक्षण को छात्रों के साथ प्रत्यक्ष रूप से छोड़कर उसे सरल एवं रोचक बनाते हैं। इन साधनों के प्रयोग के कारण पाठ्य वस्तु सरल और स्पष्ट हो जाती है। ये साधन भाषा को पढ़ने एवं समझने में अत्यधिक सहायक होते हैं। इन साधनों के प्रयोग के कारण विद्यार्थी अधिकाधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते हैं। ये साधन हिंदी भाषा शिक्षण को छात्रों के साथ प्रत्यक्ष रूप से छोड़कर उसे सरल एवं रोचक बनाते हैं। इन साधनों के प्रयोग के कारण पाठ्य वस्तु सरल और स्पष्ट हो जाती है। ये साधन भाषा को पढ़ने एवं समझने में अत्यधिक सहायक है। इन साधनों के प्रयोग के कारण विद्यार्थी अधिकाधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते हैं। उच्चारण दोषों के निराकरण के 4 उपाय बताइए। उच्चारण दोषों के निराकरण के 4 उपाय निम्नलिखित है। बच्चों को ध्वनियों का समुचित ज्ञान कराना, बच्चों को उच्चारण स्थानों से परिचित कराना, उच्चारण अंग में यदि कोई दोष हो तो उसकी चिकित्सा कराना, अध्यापक द्वारा स्वयं शुद्ध उच्चारण करना। देवनागरी लिपि की 4 विशेषताएं एवं सीमाएं बताइए। देवनागरी लिपि की 4 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। देवनागरी लिपि वर्णमाला की दृष्टि से पूर्ण है। इस लिपि में लिपि चिन्हों का आदर्श वर्गीकरण किया गया है। इस लिपि में प्रत्येक स्वर्णिम के लिए अलग लिपि चिन्ह है। इस लिपि में प्रत्येक वर्ण का उच्चारण होता है। देवनागरी लिपि की 4 सीमाएं निम्नलिखित हैं। इस लिपि में एक लिपि चिन्ह के लिए 2 या अधिक वर्णों का प्रयोग होता है। इस लिपि में ई की मात्रा के प्रयोग संबंधी सीमाएं हैं।
र के तीन रूपों का प्रयोग होता है। पारंपरिक संयुक्त व्यंजनों विशेषकर ज्ञ के उच्चारण संबंधी दोष हैं। खोज विधि की विशेषताएं बताइए। खोज विधि की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। यह विद्यार्थियों को सच्चा व ईमानदार बनाकर उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करती है, क्योंकि व्यक्ति के वास्तविक प्रयोगों द्वारा निर्णयों पर पहुंचते हैं। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित इस विधि द्वारा विद्यार्थी स्वयं प्रयोग करके प्रत्यक्ष एवं ताजा अनुभव प्राप्त करता है। यह विधि वैज्ञानिक प्रणाली में प्रशिक्षण देकर विद्यार्थियों को जीवन के लिए तैयार करती है। इस विधि से विद्यार्थियों में परिश्रम करने की आदत का विकास होता है। इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान अधिक समय तक स्थायी रहता है। विद्यार्थी इस ज्ञान को अपनी प्रक्रियाओं द्वारा प्राप्त करता है। यह विद्यार्थियों को सच्चा व ईमानदार बनाकर उन्हें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करती है, क्योंकि वास्तविक प्रयोगों द्वारा निर्णयों पर पहुंचते हैं। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित इस विधि द्वारा विद्यार्थी स्वयं प्रयोग करके प्रत्यक्ष एवं ताजा अनुभव प्राप्त करते हैं। यह विधि वैज्ञानिक प्रणाली में शिक्षण देकर विद्यार्थियों को जीवन के लिए तैयार करती है। इस विधि से विद्यार्थियों में परिश्रम करने की आदत का विकास होता है। इस विधि द्वारा ज्ञान अधिक समय तक स्थायी रहता है, क्योंकि विद्यार्थी इस ज्ञान को अपनी क्रियाओं द्वारा प्राप्त करता है। पाठ्यक्रम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। पाठ्यक्रम करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द क्यूरेरे से हुई, जिसका अर्थ दौड़। इस प्रकार पाठ्यक्रम का अर्थ किसी निश्चित लक्ष्य अथवा उद्देश्य तक पहुंचने के लिए एक दौड़ का मार्ग है। अर्थात करिकुलम वह रास्ता जिस पर चलकर मनुष्य अपनी मंजिल तक पहुंचता है। पाठ्यक्रम की पुरानी धारणा के अनुसार पाठ्यक्रम को केवल पाठ्य वस्तु का पर्यायवाची माना जाता था। यदि पाठ्यक्रम की आधुनिक धारणा को देखें तो यह अर्थ बड़ा ही संकुचित एवं मौखिक प्रकृति का प्रतीत होता है। कनिंघम के अनुसार पाठ्यक्रम कलाकार अध्यापक के हाथ में एक साधन है, जिसे वह अपनी स्टूडियो में अपनी सामग्री छात्रों को अपने आदर्श लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के अनुसार ढालता है। कौन कौन से कारक पाठ्यक्रम को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं? पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारकों को निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है। संपूर्ण शिक्षा के इतिहास पर एक दृष्टि डालने से यह ज्ञात होता है कि शिक्षा के उद्देश्यों ने पाठ्यक्रम पर अपना अत्यधिक प्रभाव डाला है। शिक्षा व्यवस्था पाठ्यक्रम को समय के साथ अलग अलग तरह से प्रभावित करती है। अध्यापक समिति के सदस्यों की अभिवृत्तियाँ, योग्यताएं एवं मानसिक क्षमताएं पाठ्यक्रम के प्रारूप को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं। पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले तत्वों में शासन प्रणाली का अपना अलग स्थान है। कई बार पाठ्यक्रम समाप्ति के अंत में ली जाने वाली परीक्षाएं या मूल्यांकन प्रणाली शिक्षा के पाठ्यक्रम को अत्यधिक प्रभावित करती हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए शिक्षा शास्त्रीय विशेषण की क्या उपयोगिता है? सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए शिक्षा शास्त्रीय विशेषण की काफ़ी उपयोगिता है। इससे वह विषय वस्तु को इकाइयों व खंडों में विभाजित कर सकता है। व्यवहारिक शब्दावली में लिखी विषय सामग्री उसके शिक्षण कार्य को मूल्यवान बनाती है। सामाजिक विज्ञान अध्यापन के लिए शिक्षा शास्त्रीय विशेषण की उपयोगिता को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। विषय वस्तु व उद्देश्यों की स्पष्टता, शिक्षण सहायक सामग्री व स्थिति, शिक्षण विधियों की पूर्व तैयारी, विषय वस्तु का विश्लेषण व शिक्षण सूत्रों का ज्ञान, विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार विधियों, तकनीकों व सहायक सामग्री का चयन, मूल्यांकन प्रविधियों की निश्चितता और विषय वस्तु का क्रमबद्ध विकास। विषय वस्तु उद्देश्यों की स्पष्टता, शिक्षण सहायक सामग्री व शिक्षण विधियों की पूर्व तैयारी, विषय वस्तु का विश्लेषण व शिक्षण सूत्रों का ज्ञान, विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार विधियों, तकनीकों व सहायक सामग्री का चयन, मूल्यांकन प्रविधियों की निश्चितता व विषय वस्तु का क्रमबद्ध विकास।
स्त्रीकरण का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। सामाजिक स्त्रीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों के समूहों को उनकी प्रतिष्ठा, संपत्ति और शक्ति की मात्रा के सापेक्ष पदानुक्रम में विभिन्न श्रेणियों में उच्च से निम्न रूप में स्तरीकृत किया जा सकता है। वर्ग स्तरीकरण विश्वव्यापी है और उसके संपन्न होने के अनेक कारण हैं, जैसे पूंजीपति और श्रमिक और औद्योगिकीकरण की देन है। धन की विभिन्न दशाएं धनी, मध्यम और निर्धन वर्ग को जन्म देती है। मूरे के अनुसार स्तरीकरण समाज का वह क्रमबद्ध विभाजन है जिसमें संपूर्ण समाज को कुछ उच्च तथा निम्न सामाजिक इकाइयों में विभक्त कर दिया गया हो। सामाजिक विज्ञान के उद्देश्य बताइए। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य को निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है। प्रत्यक्ष हो तथा व्यवहारिक होते हैं। इनका परीक्षण व मूल्यांकन किया जा सकता है। इनकी प्राप्ति कक्षा में की जा सकती है। इनकी प्राप्ति का उत्तरदायित्व काफ़ी हद तक अध्यापक पर ही होता है। इनका स्वरूप क्रियात्मक, संकुचित, प्रत्यक्ष, निश्चित तथा स्पष्ट होता है। सामाजिक विज्ञान के लक्ष्य बताइए। सामाजिक विज्ञान के लक्ष्य निम्नलिखित है: आलोचनात्मक चिंतन शक्ति का विकास करना, बालकों में उत्तरदायित्व की भावना की समझ विकसित करना, दूरदर्शी उपभोक्ता तथा कार्यशील नागरिक के रूप में बालकों को विकसित करना, बालकों को अपनी योग्यता व क्षमता के अनुरूप जीवन का विकास करने के लिए तैयार करना, बालकों में तार्किक व समीक्षात्मक निर्णय शक्ति का विकास करना। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र का संक्षेप में वर्णन कीजिए। सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र मानवीय संबंधों से संबंधित है। प्राथमिक रूप में समूहों, सामाजिक संस्थाओं, संस्कृतियों एवं समुदायों से संबंधित है। यह आकस्मिक रूप से व्यक्तियों से संबंधित होता है, तब इसका उद्देश्य विस्तृत सामाजिक वास्तविकताओं पर प्रकाश डालना होता है। पाठ्यक्रम व पाठ्यवस्तु में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। कसौटी क्राइटेरिया: पाठ्यक्रम, करिकुलम, पाठ्यवस्तु, सिलेबस। अर्थ: इसका अर्थ स्कूल विषयों, अधिगम, अनुभवों तथा क्रियाओं से किया जाता है। इसका अर्थ केवल स्कूल के विषय से किया जाता है। क्षेत्र: पाठ्यक्रम एक संपूर्ण प्रक्रिया है, इसका क्षेत्र विस्तृत है। पाठ्यवस्तु पाठ्यक्रम का एक भाग है, इसका क्षेत्र सीमित होता है। तैयारी: पाठ्यक्रम का निर्माण अध्यापकों के द्वारा किया जाता है, इसका निर्माण शिक्षार्थियों NCERT या CBSE के द्वारा किया जाता है। प्रदान किया ज्ञान: पाठ्यक्रम में सैद्धांतिक के साथ साथ विद्यार्थियों की रुचि अभिवृत्तियों पर आधारित व्यवहारिक ज्ञान भी सम्मिलित होता है। पाठ्यपुस्तक सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करती है। शिक्षण विधि का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। किसी भी विषय के ज्ञान को छात्रों तक पहुंचाने के ढंग को शिक्षण विधि या शिक्षण पद्धति कहा जाता है। साधारण शब्दों में किसी भी निश्चित और व्यवस्थित कार्यप्रणाली को पद्धति या विधि कहा जाता है। विधि के द्वारा किसी भी कार्य को उचित प्रकार से करते हैं और उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। शिक्षण भी एक कार्य या कला है। इसमें अध्यापक बालकों को ज्ञान प्रदान करता ही है। इस कार्य प्रणाली की विशद व्याख्या ही शिक्षण पद्धति या शिक्षण विधि कहलाती है। नमस्ते। बाल विकास पर पार्श्वीकरण का क्या प्रभाव होता है? बाल विकास पर पार्श्वीकरण का अत्यधिक बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके कारण बालक का मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक विकास अवरुद्ध हो जाता है। बालक शिक्षा की दृष्टि से बिछड़कर भिक्षावृत्ति अथवा बाल श्रम को अपना सकता है। यह भी संभव है कि उसका नैतिक पतन हो जाए और वह बाल अपराध को अपना ले। पार्श्वीकरण के कारण बालक उपेक्षा का शिकार हो जा सकता है और नियम विरुद्ध कार्य कर सकता है। रूढ़ि युक्तियाँ क्या है? रूढ़ि प्रक्रिया अंग्रेजी शब्द स्टीरियोटाइप या का हिंदी रूपांतरण है। इसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द स्टीरियो से हुई, जिसका अर्थ है दृढ़, ठोस, फर्म, सॉलिड। यह शब्द मुद्रण प्रिंटिंग से लिया गया, जिसका प्रयोग डुप्लीकेट इंप्रेशन के लिए किया जाता है। अमेरिकन जर्नलिस्ट वाटर चिपमैन ने मनोविज्ञान में इस शब्द का प्रयोग हमारे मस्तिष्क के लिए चित्र के लिए 1922 में किया था। वस्तुतः रूढ़ि युक्तियाँ किसी विशिष्ट सामाजिक समूह या किसी प्रकार के व्यक्ति के लिए लोकप्रिय विश्वास होती है।
सामाजिक परिवर्तन क्या है? सामाजिक परिवर्तन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। परिवर्तन जीवन का एक अभिन्न अंग है, अतः समाज में सभी परिवर्तन अवश्यंभावी रूप से होते रहते हैं। सामाजिक परिवर्तन एक विस्तृत विषय, समाज की संरचना तथा प्रक्रियाओं में होने वाले परिवर्तनों को सामाजिक परिवर्तन का नाम दिया जाता है। जैनसन के अनुसार सामाजिक परिवर्तन को व्यक्तियों के कार्य करने तथा चिंतन करने के तरीकों में होने वाले परिवर्तनों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। साधिकारात्मक परवरिश शैली का परिचय दीजिए। इसमें संतुलित परवरिश शैली भी इसे संतुलित परवरिश शैली भी कहा जाता है। इसमें माता पिता बालक के बीच प्रजातंत्रात्मक माहौल है। इस शैली में माता पिता अपने बालकों को भावनाओं को समझते हुए उनकी परवरिश करते हैं। वे अपने बालकों को सिखाते भी हैं कि वे अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित करें। इस शैली में व्यापक शाब्दिक आदान प्रदान की आज्ञा होती है। सत्तावादी परवरिश का अर्थ क्या है? सत्तावादी परवरिश शैली को सत्य परवरिश शैली भी कहती है। परवरिश किया हुआ शैली है जो दंडात्मक होती है। इसमें माता पिता बच्चों को उनके निर्देशों का पालन करने और उनकी बुराइयों और प्रयासों का सम्मान करने की सलाह दी जाती है। सत्तावादी अभिभावक अपने बच्चों से बहुत अधिक अपेक्षा रखते हैं। परवरिश से क्या अभिप्राय? बालक के शिशुकाल से लेकर वयस्कावस्था तक शारीरिक, सामूहिकात्मक और सामाजिक और बौद्धिक विकास में सहायता देने की प्रक्रिया ही परवरिश कहलाती है। मानव के संदर्भ में परवरिश बालक के जैविकीय माता पिता द्वारा की जाती है। इसमें सरकार और समाज भी अपनी भूमिका निभाते हैं। अनाथालयों में भी बालक माता पिता की देखभाल नान अभिभावक रक्त संबंधों द्वारा प्राप्त करते हैं। अतः परवरिश जैविक संबंधों की बजाय बालक को खड़ा करने या उसे बड़ा करने की एक प्रक्रिया है। समाजीकरण के अभिकरणों के नाम लिखिए। समाजीकरण के अभिकरण निम्नलिखित है: परिवार, पड़ोस, स्कूल, समुदाय, आयु समूह, साथी समूह, सांस्कृतिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं। नैतिक विकास का अर्थ स्पष्ट करें। नैतिक विकास से अभिप्राय बालक में मानव मूल्यों के विकास से है जो उसे अपने समाज, समुदाय, परिवार से सांस्कृतिक रूप से प्राप्त होते हैं। हॉलबर्ग ने नैतिक विकास संबंधी अध्ययनों के आधार पर नैतिक विकास की 6 अवस्थाएं बताई। ये अवस्थाएं प्रभावी के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में होती हैं। एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत क्या है? सामाजिक भावनात्मक विकास की अवधारणा का स्पष्ट कीजिए। एरिक्सन ने 8 स्तरीय मानव विकास के सिद्धांत को 1950 में प्रकाशित अपनी पुस्तक बाल्यकाल एवं समाज में संकलित किया था। अध्याय का शीर्षक था मनुष्य की 8 आयु। पर एरिक्सन ने इस मॉडल के लिए विभिन्न शब्दों का प्रयोग किया था, जैसे जीव, मानव, सामाजिक विकास। एरिक्सन का मानव विकास चक्र, इस सभी का संबंध इन 8 अवस्थाओं से होता है। एरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक शब्द का प्रयोग किया है। इसमें मनो का अर्थ है मन अथवा समाज का अर्थ है संबंध तथा समाज का अर्थ है संबंध। एरिक्सन का यह मनोसामाजिक सिद्धांत विकास प्रक्रिया में जैविक रूप, जेनेटिक फॉर्म को एक स्वरूप से प्रदान करता है। एरिक्सन के इस सिद्धांत का मुख्य केंद्र बिंदु यह है कि मानव के व्यक्तित्व का विकास कुछ पूर्व निश्चित अवस्थाओं से गुजरता है और ये अवस्थाएं सार्वभौमिक होती है। शिक्षण की उत्तर क्रियात्मक अवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। यह अवस्था मूल्यांकन से संबंधित है। इसके द्वारा शिक्षक यह ज्ञात करता है कि शिक्षण उद्देश्यों के संदर्भ में कितना सफल था, अर्थात यह छात्र शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति किस सीमा तक कर सकें। छात्रों में वांछित व्यवहार परिवर्तन का मापन एवं मूल्यांकन शिक्षण को इस अवस्था में शिक्षण मौखिक या लिखित अथवा व्यवहारिक परीक्षणों के सहारे करता है। इस अवस्था का महत्व इस प्रकार है: कक्षा कक्ष का मूल्यांकन। शिक्षण में कक्षा कक्ष का मूल्यांकन किया जाता है तथा विद्यार्थियों को जरूरी पृष्ठपोषण प्रदान किया जाता है। अध्यापक बच्चों को उनके कार्यों को सुधारने में सहायता देते हैं। उद्देश्यों की जांच। इस अवस्था में शिक्षण के लिए निर्धारित उद्देश्यों की जांच की जाती है। अगर जरूरी हो तो उद्देश्यों में परिवर्तन भी किए जा सकते हैं। अनुदेशन का मूल्यांकन। अनुदेशनात्मक प्रक्रिया सामग्री एवं नीतियों में सुधार के लिए भी मूल्यांकन किया जाता है। पाठ्य सामग्री का मूल्यांकन। इस अवस्था में पाठ्य सामग्री की उपयुक्तता के संबंध में निर्णय किए जा सकते हैं। अगर आवश्यक हो तो पाठ्य सामग्री को बदलने पर भी विचार किए जा सकते हैं।
मत शिक्षण अथवा प्रतिपादन क्या है, संक्षेप में बताइए। प्रतिपादन अथवा मत शिक्षण निश्चित विश्वासों को बनाने की प्रक्रिया है। शुरू से ही विद्यार्थियों के मस्तिष्क में कुछ विचार बैठा दिए जाते हैं। जो विचार लगातार सीखने वालों के मस्तिष्क में डाले जाते हैं, वे विचार उनके विश्वसनीय बन जाते हैं, उसके विश्वसनीय बन जाते हैं। विचारों और विश्वासों को जब एक बार मस्तिष्क में बैठा दिया जाता है, तब समय भी आसानी से उसकी गहराई तक फैली हुई जड़ों को उससे अलग नहीं कर सकता। थैंक यू।